आदाब। किताबी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं मेहताब खान किसान और किसानी श्रृंखला में एक कहानी लेकर आया हूँ। परदेसी राम वर्मा जी की कहानी अपनी जमीन। तो आइए सुनते हैं कहानी। अब टाटा नगर ही रामू का अपना शहर है। समरू मंडल का नाती रामू बहुत दिनों के बाद पुरखों के गांव में आया है। करीब 20 वर्षों के बाद रामू अपने दादा जी के कारण ही गांव में आया है। हमारे गांव को तो ठीक से जानता तक नहीं, वह वहीं रहना चाहता है। उसने बचपन वहीं बिताया है और वहीं जवान हुआ। रामू उसे ही अपना मातृभूमि मानता है। आज से 20 साल पहले रामू के पिताजी ने यह गांव छोड़ा था। रामू के बाबू ने हमेशा एक शिक्षा दी थी कि बेटा मरते मर जाना, मगर उस गांव में मत बसना जहां से मैं बेइज्जत होकर आया था। जहां न्याय ना हो वहां कभी मत बसना। रामू अपने बाप की बात हमेशा याद रखता है। गांव छोड़ते समय रामू मात्र 4 साल का था। इस बीच वह कभी गांव नहीं आया। दादाजी अपनी जिद पर अड़े रहे। दादाजी का कहना है कि उनका बेटा विष्णु टाटा नगर में शहीद हो गया, इसलिए वह नहीं जाएंगे। अजीब कश्मकश है। दादा को अपना गांव पसंद है और रामू को अपना टाटा नगर। दादाजी जर्जर हैं, हाथ पर पड़े पड़े दिन गिन रहे हैं। न जाने कब सांस की डोरी टूट जाए। केवल दादाजी ही हैं जिसके कारण रामू इस गांव से जुड़ा है। दादाजी का स्वास्थ्य दिन दिन गिर रहा है। रामू रात रात भर सेवा करता है। रामू रात रात भर सेवा करता है। वह हर हालत में अपने दादा को बचाना चाहता है। दादाजी सोते हैं और रामू जागता है। वह अपने बाबू और दादा की विगत इतिहास को याद करके बेचैन हो जाता है। अब तो सब बदल गया है। कम से कम लाठियों का वैसा जोर तो नहीं है। रामू को तब की बातें, तब की कहानियां जैसी लगती हैं, मगर कहानियां उसे सुख नहीं देती। उन कहानियों में रामू के पूर्वजों की आहें हैं, जिन्हें आज भी वो महसूस करता है। रामू को लगता है कि सारा जीवन केवल प्रतिशोध ही लेता रहे, मगर टाटा नगर में रहकर उसने यह भी सीखा है कि प्रतिशोध जीवन का यह सही दृष्टिकोण नहीं है। वह मजदूर संगठन में सक्रिय हिस्सेदारी निभाता है। अपनी पार्टी के वरिष्ठ साथियों के गहन संपर्क में रहता है, इसलिए वह अपने बाबू की तरह नहीं सोचता। वह स्थितियों का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। उसे पता है कि उसके बाबू के साथ इस गांव में क्या सलूक हुआ है। उसके दादाजी मजदूर के यहाँ पैदा हुए, मजदूर ही रहे, और उसके बाबू ने भी किशोर उम्र में मजदूरी किया। उसके दादाजी ने 2 एकड़ जमीन खरीद लिया था, बिल्कुल बड़े दाऊ के खेत के पास। गांव से लगा मैदान और मैदान से लगे उस दादा के खेत। दाऊ के यहाँ सोच जोतते हुए उसके दादा अपनी 2 एकड़ की खेती कर लेते थे। किसी तरह अपनी गृहस्थी की गाड़ी खींच रहे थे। समय पर लगान जरूर पड़ जाता था। उसके दादाजी जानते थे कि लगान न पड़ने पर रातों रात खेत से बेदखल हो जाएंगे। बड़े मालिक के पास 500 एकड़ जमीन, उसमें से 300 एकड़ तो केवल इस तरह हथियाई जमीन। लगान पटाना भी हंसी खेल नहीं था तब। लोग कांपते हुए
बड़े दाऊ के बाड़ा में जाते थे। भीतर से आधे घंटे के समाचार दिए जाते थे कि मालिक अभी नहा रहे हैं, मालिक अभी पूजा कर रहे हैं, मालिक अभी बाल संवार रहे हैं, मालिक अभी भोजन करने बैठे हैं। और उसके बाद दोपहर नाई से गुड़ दबवाने के बाद शाम को मालिक खखारते हुए दर्शन देते थे। एक पैसा भी कम होने पर पर्चा सहित जमीन पर पटक देते थे। हर साल रामू के दादा भी नहीं, पूरा गांव इस हादसे से गुजरता था। रामू के दादा स्वयं अगर यह सब नहीं बताते तो रामू इसे सिर्फ कपोल कल्पना ही समझता। दादा और बाबू की बात सच है। यह रामू आज भी गांव के तौर तरीकों को देखकर मान जाता है। बदलाव के बावजूद अवशेषों में बीता हुआ कल प्रमाणिक तीर पर दृष्टिगोचर होता है। लेकिन ठीक ही कहते हैं कि हींग खत तो भले हो जाए मगर डिब्बा तो फिर भी महकता है। गांव में आज भी खाली डिब्बे की महक में मुग्ध मालिकों को रामू स्वयं देख रहा है। रामू का यह प्रवास उसके लिए ऐतिहासिक महत्व का हो गया है। जहां आकर उसने देखा कि अपने गांव के लोग बात बात में जूता उठाकर मारने खड़े हो जाने वाले लोग बाहरी लोगों से कितना दबते हैं। वो सोच भी नहीं सकता था कि गांव का सरपंच भी भिलाई कारखाने में काम करने वाला एक ठेकेदार होगा। गांव के लोग दूसरे प्रांत के लोगों को दूर से सलाम करते हैं और अपने लोगों से हमेशा गुत्थम गुत्था होते रहते हैं। रामू मुस्कुराता है और सोचता है, घर की मुर्गी दाल बराबर, जैसा मुहावरा वैसे ही नहीं बना है। 2 एकड़ जमीन पर बड़े मालिक की नजर गड़ी। रामू के घर का इतिहास ही बदल गया। लगान पटाने के बावजूद पर्चे में मालगुजार ने चढ़ाया ही नहीं। दादाजी के लिए तो करिया अक्षर भैंस बराबर। वे तो सोच भी नहीं सकते थे कि सैकड़ों एकड़ के मालिक को उसके 2 एकड़ भंदुरी जमीन की जरूरत आन पड़ेगी। मगर उसके साथ वही हुआ जो गांव भर के साथ होता आया है। धान बो दिया गया। काटने का समय आया तो दाऊ ने संडो को रामू के दादा के खेत में भेज दिया। रामू के बाबू की उम्र केवल 22 वर्ष की। अपनी फसल को दूसरों के द्वारा काटे जाते देखकर बाबू का खून खौल उठा। दादा ने बहुत रोका मगर बाबू ना रुके। अपना तेंदुसार का ढींगा लिया और खेत की ओर भाग लिए। गांव भर में चिहुर उड़ गया। दाऊ अपने घर में घुस गए। बुलाए हुए संडो ने लकड़ी भाजने की कला खूब प्रदर्शन किया। बाबूजी कला नहीं फसल देख रहे थे। उन्होंने संडो को मार मार कर अधमरा कर दिया। संडे पैसे के लिए खेल रहे थे, जबकि बाबू के लिए लड़ाई जीने की अनिवार्य शर्त हो गई। और उसके बाद रामू के बाबू गांव में नहीं रह सके। दादाजी गांव में ही रह गए। मालगुजारों की लात सहते हुए 4 साल के रामू को लेकर बाबू चल दिए टाटानगर। रामू को टाटानगर ने पाला। दादा और बाबू से जुड़कर भी रामू उससे मुक्त है। दादाजी रामू को पाकर ताकत महसूस करने लगे। अब पहले से स्वस्थ हो गए। रामू धीरे धीरे उन्हें समझा भी रहा है। दादाजी पहले से नरम हो रहे हैं। स्वास्थ्य के साथ साथ दादाजी की समझ में फर्क आ रहा है।
रामू को केवल एक दिन और ही रुकना है। कल रामू टाटा नगर चला जाएगा। केवल आज की रात इस गांव में रहना है। रामू बड़े तरिया के नीचे वाले अपने दादा के खेतों को अंतिम बार देखने जाता है। अब वे उसके दादा के खेत नहीं, फिर भी वह बीचों बीच खेत में खड़े होकर आनंद का अनुभव करता है। वह 20 साल पहले हुए धर्म युद्ध की कल्पना करता है, मेढ़ों को देखता है। यह सोचता है कि कैसे उसके बाबू अपनी जान पर खेलकर संडोर से लड़े होंगे। यह लाठी लेकर संडोर को लड़ते हुए अपने पिता के पद संचालन की कल्पना अब भी कर सकता है। उसके पिताजी टाटा नगर में ही अपनी आबरू के साथ जिए और इसी तरह मोहल्ले की इज्जत के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। तब से टाटा नगर में छत्तीसगढ़ी का मतलब स्वाभिमानी होता है। रामू खेत में खड़े खड़े सोचता है कि उसके बाप और दूसरे छत्तीसगढ़ी का उत्सर्ग बेकार नहीं गया। वहां उन्होंने अपने दम पर इज्जत पैदा किया है। आज की रात रामू के लिए निर्णायक रात है। वह अपने दादा के पास बैठता है। दादाजी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछते हैं, बेटा जाओगे ही? कुछ दिन और नहीं रुक सकते? नहीं दादा, जाना ही पड़ेगा, बहुत काम है। मैं तो जी गया बेटा, तुम्हारे जाने के बाद फिर मर जाऊंगा। अकेलापन मौत ही तो है। तुम भी चलो दादा। यहाँ क्या है अपना खेत थे, वह भी तुम्हारे नहीं रहे। चलो टाटा नगर। बेटा मैं असमंजस में पड़ गया हूँ। तुम्हें देखता हूँ तो छाती चौड़ी हो जाती है। वहाँ की बातें सुनता हूँ तो जीने का मन करता है, मगर पुरखों का गांव छूटे भी तो कैसे रामू? सब कुछ छूट जाता है दादा। आदमी जहाँ इज्जत और प्रेम से जीता है वही उसका स्वर्ग है। यहाँ चेतना का अभाव है। लोग आपस में लड़ते हैं, अपनों को ही ध्वस्त करते हैं। यह भी कोई गांव है? न बदला है न बदलेगा। तुम लोग भी तो यहीं के थे, वहां जाकर कैसे बदल गए रामू? बदलता है दादाजी, जब दबाव पड़ता है तब सब बदलता है। यहाँ आप सुरक्षा में जी रहे हैं, आप यानी सब लोग। यहाँ रहकर लड़ाकापन आ नहीं सकता। अपनी जमीन पर ऐंठना आसान है। अपनों से दूर रहने की मजबूरी व्यक्ति को शक्ति संपन्न बनाती है। जिस तरह आप यहाँ की स्थिति देख रहे हैं, वैसी स्थिति और कहीं नहीं। क्यों बेटा? बाहर बहुत कुछ बदल गया है। लोग जाग गए हैं। अब अपने घर से दूर जाकर ही समझा जा सकता है। जिन लोगों को इस गांव में लोग आदाब बजाते हैं, बाहरी लोग भगवान नहीं हुए। वो भी तो आदमी ही है, मगर संघर्षशील आदमी है। हम भी जहाँ संघर्षशील हैं, इज्जत से हैं, और वही टाटा नगर है। ठीक कहते हो बेटा, अब समझ में आया। मरे हाण को तुमने समझा दिया। मैं तो बेकार ही टाटा नगर को पराया और इस गांव को अपना समझता रहा। चलूंगा रामू। और तय हो गया कि रामू अकेला नहीं जाएगा, उसके साथ दादाजी भी जाएंगे। सवेरा हुआ। दादाजी ने अपनी कोसा की पगड़ी बांध ली। रामू ने संदूक उठाकर अपने कंधे पर रख लिया। दादाजी ने भैंसासुर और माता देवाला साहंडा देव में नारियल चढ़ाया। दादाजी सेवा के गीत के इलाके भर में प्रसिद्ध गायक।
हर बरस जोत लेकर चलते हुए दल के साथ दादाजी भी बड़े तालाब में जवाब सिराते समय गांव की रक्षा के लिए देव स्मरण करते। दादाजी माता देवाला में नारियल चढ़ा कर निकले। यह पहला अवसर था जब वे माता देवाला में भावातीरे में कांपते हुए नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय और अडिग रहने का संकल्प लिए निकल रहे थे। वे रामू के साथ कदम ताल करते हुए गांव से निकल पड़े और गांव पीछे छूट गया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। पता नहीं ये जमीन अपनी है या किसी पराये की, परंतु ऐसा लगता है कहीं न कहीं इस कहानी में अपनापन जरूर दिखता है। इस अपनेपन के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।